नो प्रॉब्लम मैम। स्टार्ट करें क्या? आज बहुत कम बच्चे आए क्लास में, अब धीरे धीरे सब कम ही होते जा रहे हैं। कुछ है तो नहीं ना प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ काम? नहीं मैम, आज तो कोई नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट खोल लूँ पहले। देखो स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? यस मैम। देखो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा दे रही हूँ। हम लोग एसिम्प्टोटिक इक्यू पार्टीशन प्रॉपर्टी, ये एक नया चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने बताया कि जब रैंडम वेरिएबल्स बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, बहुत n की वैल्यू जब बिल्कुल इनफाइनाइट को टेंड करती है, तो हम लोग ये एसिम्प्टोटिक इक्यू पार्टीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ लार्ज नंबर को यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये बताता है कि अगर IID टाइप के रैंडम वेरिएबल्स हैं, मतलब सारे के सारे जो n नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं वो IID टाइप के हैं, मतलब इंडिपेंडेंट, आइडेंटिकल और डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट मतलब आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आइडेंटिकल मतलब सेम सोर्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सारे रैंडम वेरिएबल्स ऑलमोस्ट इक्वल प्रोबेबिलिटी से जनरेट हो रहे हैं। तो उस केस में हम लोग 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के, या एक्सपेक्टेशन ऑफ उस रैंडम वेरिएबल के बराबर होता है। और ये जो 1/n लॉग 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी है, ये एंट्रोपी के बराबर। क्यों? क्योंकि लॉग 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी जो होती है ये हो गई इंफॉर्मेशन, और 1/n को हम लिख सकते हैं एक तरीके से हमने टोटल नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल से उसको डिवाइड कर दिया तो एवरेज ले लिया, तो एवरेज इंफॉर्मेशन को हम एच बोलते हैं, ये हम एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था, और फिर उसके बाद इसी का डेरिवेशन भी करा था। ये डेरिवेशन इसका रहा जो हम लोगों ने करा था, सिंपल सा डेरिवेशन था। फिर उसके बाद बात आई थी टिपिकल सेट की। टिपिकल सेट के लिए मैंने ये बताया था एक मिनट, एनोटेशन स्टार्ट करा है। देखो टिपिकल सेट के लिए मैंने ये बताया था कि जैसे मान लो कोई सोर्स है हमारा, उससे एन रैंडम वेरिएबल्स अगर उससे निकल रहे हैं, तो x टू द पावर n, हमने ये बताया था कि ये एक सेट है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं उस सोर्स से। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे कुछ टिपिकल टाइप के एलिमेंट भी होंगे जो टिपिकल सेट में आएंगे, और कुछ नॉन टिपिकल सेट वाले भी होंगे। और अब ये टिपिकल और नॉन टिपिकल सेट क्या होता है? मान लो इस x टू द पावर n जो ये सेट है, इसके अंदर सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज 8 टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। उन 8 एलिमेंट्स में से मान लो 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो अकरेंस प्रोबेबिलिटी है, अगर उनको हम ऐड करें तो वो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 के बराबर आ रही है। और बचे हुए जो 2 एलिमेंट्स हैं उन 8 में से, तो अब जब ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 यहाँ से आ जा रही है, तो यहाँ से तो बहुत लेस देन प्रोबेबिलिटी आएगी, मतलब बहुत ही जीरो के बराबर की प्रोबेबिलिटी आएगी ना, तभी तो ये टोटल इन दोनों का समेशन जो है वो एग्जैक्टली 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से x टू द पावर n के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल 1 आना चाहिए। उस टोटल 1 में से कुछ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होंगे कुछ का समेशन, और कुछ का समेशन फिर 0 के आसपास आएगा। ठीक है, तो जिनका समेशन, जिन सीक्वेंसेस का समेशन करने पर 1 के बराबर आएगा, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स टिपिकल सेट की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये 6 एलिमेंट्स चले गए टिपिकल सेट की कैटेगरी में, बचे हुए जो ये 2 रहेंगे
ये फिर नॉन टिपिकल सेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, ये जो टिपिकल सेट की कैटेगरी में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आए हैं, सपोज 6 यहाँ पर जो एग्जांपल लिया था, ये सारे के सारे आपस में इक्यू प्रोबेबल होंगे। इक्यू प्रोबेबल मतलब ये 6 की प्रोबेबिलिटी आपस में फिर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और इन सारी प्रोबेबिलिटीज का समेशन 1 के नियर होना चाहिए, ये होता है। बस इतना ही टिपिकल सेट के बारे में जानना है। टिपिकल सेट को रिप्रेजेंट हम लोग इससे करते हैं, ए एप्सिलॉन पावर एन से। फिर मैंने बताया था कि टिपिकल सेट जो होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है J1 के नियर होती है, ये इस वैल्यू से ज़्यादा होती है और इस वैल्यू से कम होती है। बस ये एक प्रॉपर्टी है टिपिकल सेट की, इतना ध्यान रखना है। ये जो एप्सिलॉन होता है ना, ये मैंने बताया हुआ है कि ये बहुत ही स्मॉल नंबर होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी कोई है। और ये पता है क्या चीज है, जो नॉन टिपिकल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटीज को जब हम सम करते हैं, तो जो ये 0 की नियर वैल्यू आ रही है, यही एप्सिलॉन होती है। जैसे टिपिकल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को सम करने पर टोटल 1 आएगा, तो वैसे ही नॉन टिपिकल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को सम करने पर एप्सिलॉन आएगा। और एप्सिलॉन एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, बिल्कुल 0 के ही ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इतना क्लियर है? फिर उसके बाद में ये थ्योरम्स रिपीट करा दूं जल्दी से, क्लियर है ना इतना? यस मैम। ठीक है। अब देखो, ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एपी या बोला जाए उसकी टिपिकल सेट की ये प्रॉपर्टीज हैं। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं किसकी? टिपिकल सेट की। टिपिकल सेट को हम लोग ए एप्सिलॉन एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं नॉन टिपिकल सेट जो होता है तो उसको ए एप्सिलॉन ऐसे एन, और एन के ऊपर ऐसे सी लगा देते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो टिपिकल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया नॉन टिपिकल सेट, ठीक है। तो बस ऊपर ऐसे सी लगा देंगे तो वो बन जाएगा नॉन टिपिकल सेट। तो देखो, पहली ये जो प्रॉपर्टी है, ये बस इतना बता रहा है कि अगर हम कोई टिपिकल सेट ले रहे हैं तो उसके लिए -1/n log ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये इसकी वैल्यू एच एक्स माइनस एप्सिलॉन से कम और एच एक्स ज़्यादा और एच एक्स प्लस एप्सिलॉन से कम होगी। ये सब बस प्रूफ के लिए भले ही आ जाए। इनमें से जो ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी, वो है ये थर्ड वाली। अभी हम इसका आगे यूज करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी बस देखो इतना कह रही है कि टिपिकल सेट की प्रोबेबिलिटी 1 में से, अब देखो टिपिकल सेट एक तरफ है और एक तरफ नॉन टिपिकल सेट है। हमने बताया नॉन टिपिकल सेट की जो प्रोबेबिलिटी है सारे एलिमेंट्स को जोड़ करके जो आएगी वो एप्सिलॉन आएगी। इसकी सपोज कुछ x है, ठीक है, तो इन दोनों का समेशन किसके बराबर होना चाहिए? 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ से जो टिपिकल सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है सबकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन, प्लस नॉन टिपिकल सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटीज का समेशन, टोटल करके 1 आना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आई? 1 माइनस एप्सिलॉन ही तो निकल करके आई है। इसका मतलब टिपिकल सेट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 माइनस एप्सिलॉन के बराबर ऑलमोस्ट आएगी, और उससे भी हल्की सी बड़ी ही आएगी। तो वही लिखा हुआ है ये। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है कि टिपिकल सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको ऐसे मॉड से दिखाते हैं, वो 2 टू द पावर n एच एक्स प्लस एप्सिलॉन से कम या उसके बराबर होंगे। ठीक है, बस इतना बता रहा है कि कभी कोई पूछे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं टिपिकल सेट के अंदर मैक्सिमम, और इससे तो कम ही होंगे। और ये अपर बाउंड हो गया। लोअर बाउंड अगर कोई कहे तो ये है टिपिकल सेट का मतलब मिनिमम इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे टिपिकल सेट के अंदर, और मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्लास इतना क्लियर हुआ ना? ये थोड़ा सा मेमोराइज करने वाली चीज है। बताओ। तो हम काफी इसमें काफी डेरिवेशन आ गई है। हाँ, ये देखो इसीलिए ये यूनिट हम बाद में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए जितना भी सिंपल थोड़ा सा था कोडिंग वोडिंग से रिलेटेड वो सब इसीलिए पहले पढ़ा दिया कि 3 यूनिट कम से कम अच्छे से तैयार कर लेना। अगर उम्मीद कम ही है कि कन्वेंशनल वाला पेपर हो, जिस तरीके से अभी सब चल रहा है वैसे यही लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव ही पेपर करा करके जल्दी जल्दी खत्म करेंगे।
तो मान करके चलना ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो डेरिवेशन तो शायद आने से रहा। बस ये है कि थोड़ा बहुत फॉर्मूला लिख लिख करके याद कर लेना, ठीक है। ओके मैम। देखो कुछ कर नहीं सकते, अब जो पढ़ना है वो पढ़ना ही है, अब ये यूनिट भी पढ़नी है और इसके बाद वाली भी पढ़नी है, तो ठीक है। ट्राई, मैं इसीलिए देखो कोशिश कर रही हूँ कि बता दूँ जितना एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक मिनट रुकना। चलो, अब उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डेटा कंप्रेशन, कि इस AEP का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, डेटा कंप्रेशन में यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी चलो थोड़ा सा देखते हैं। डेटा कंप्रेशन क्या है, यहाँ पर बस खाली थोड़ा सा एक सिंपल डेरिवेशन करना है, कुछ और ज़्यादा नहीं करना है। देखो सबसे पहले ये एक डायग्राम सा दिख रहा है, ये क्या बता रहा है, एक देखो बड़ा सर्कल है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल है। ये एक तरीके से टिपिकल और नॉन टिपिकल सेट दिखाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये इन्होंने बताया है कि ये नॉन टिपिकल सेट की कैटेगरी है, ठीक है। और अंदर वाला जो ये वाइट वाला सर्कल है ये टिपिकल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसके अंदर टिपिकल सेट वाले एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम करने पर 1 के नियर आएगा। और ये बाहर वाले जितने हैं वो सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करेंगे तो बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दोनों को अगर हम मिला देंगे, सारे दोनों के एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ देंगे, टिपिकल प्लस नॉन टिपिकल दोनों के एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट सेट बन जाएगा, जिसको कि हम ऐसे काई टू द पावर n से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि एक अगर ये हमारा पूरा का पूरा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके अंदर टिपिकल सेट भी आ रहा है और नॉन टिपिकल सेट भी आ रहा है, ये इस तरीके से। तो बस वही यहाँ पर बना हुआ है, ये है हमारा नॉन टिपिकल सेट। इसके लिए देखो यहाँ एरो करके इसीलिए लिखा हुआ है कि ये नॉन टिपिकल सेट है हमारा, और ये वाला जो पोर्शन है ये टिपिकल सेट है पूरा का पूरा। तो बस ये लिखा हुआ है, और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये जो एक तरीके से बाहर वाला जो इन्होंने करके दिखाया है कि दोनों को ऐड करने के बाद जो बनेगा वो ये काई टू द पावर n, मतलब टोटल हमारा पूरा सेट बनेगा। ये डायग्राम क्लियर हुआ क्लास, ये डायग्राम क्लियर हुआ? बताओ जल्दी बोलो। क्लास, अरे भाई तुम लोग। यस मैम। चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट देखो। देखो सबसे पहले आप एक बार जो हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में जो हफमैन कोडिंग और फानो कोडिंग जो देख रहे थे उसके बारे में कुछ याद करना पड़ेगा, और डेटा कंप्रेशन यूज किस लिए करते हैं ये भी एक बार समझना पड़ेगा। देखो मान लो हमारे पास टोटल 4 सिंबल्स हैं, ठीक है। एक मान लो है x1, एक है x2, एक है x3 और एक है x4। मैंने ये बात पहले भी बताई हुई है, फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ एंड कोडिंग। मान लो इन चारों को मैं इस तरीके से कोड कर दे रही हूँ 0001 1011, तो क्या हो गया, इन सबको 2-2 बिट असाइन हो गई, ठीक है। अब अगर कई बार ऐसा होता है कि इन सारे मैसेजेस में से ये वाला मैसेज मान लो हमारे बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, और मान लो ये मैसेज भी बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये दोनों मैसेज सिंबल्स जो है इनमें फिर भी इंफॉर्मेशन कंटेंट सही है कुछ। तो अब x3 x4 ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू x1 x2, लेकिन हमने
जो कम इंफॉर्मेशन वाले सिंबल्स थे उनके लिए भी 2 बिट का देखो यूज करा है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले मैसेज सिंबल्स के लिए भी 2 ही बिट का यूज करा है एनकोडिंग के टाइम पर। तो ये क्या हो जाता है, ये एक तरीके से चैनल में ये कहा जाए कि बैंडविड्थ का वेस्टेज हो रहा है। यहाँ पर कम इंफॉर्मेशन वाले सिंबल को हम कम बिट भी असाइन कर सकते थे, हम एक एक बिट में भी ये काम कर सकते थे। मान लो इसको हम सिर्फ ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1 असाइन कर देते, तो इससे क्या होता कि अब एक एक बिट कम हो गई, तो यहाँ पर अब हमारे चैनल की कुछ बैंडविड्थ सेव हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग करते हैं, और ये वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग डिपेंड किस पे करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस पे। ठीक है, जिस सिंबल की जितनी कम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, ये कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग करते थे, और जिस सिंबल के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती थी उनको ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स असाइन करते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि डेटा जो है वो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और वो चैनल में से ट्रांसमिट होते टाइम कम स्पेस लेगा या कम बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा। ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई मैसेज है, एक सिंगल मैसेज जो कि कुछ मान लो 25 KB, मान लो 25 KB का है। ठीक है, एक सिंगल मैसेज, और मान लो चैनल की जो कैपेसिटी है वो भी इतनी ही है, 25 KB। तो अब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाते जाते हम एक बार में केवल एक सिंगल ही मैसेज तो भेज पाएंगे 25 KB का, क्योंकि चैनल की कैपेसिटी भी इतनी है। 25 से हम 26 KB नहीं भेज सकते एक बार में। अब देखो, एक यूजर को हम सर्व कर पा रहे हैं एक बार में, वही अगर इसको हम कंप्रेस कर दें, इस 25 KB को अगर हम सपोज कंप्रेस कर दें 5 KB में, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि अभी अगर 5 KB में कन्वर्ट हो गया, तो अब इस पूरे चैनल का केवल ये 1/5 पोर्शन को यूज कर रहा है ना। अब इसका मतलब ये है कि हम इसी सेम लेंथ के 5 या 4 और यूजर यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 5 KB के हमारे पास अब 5 यूजर अगर आ जाते हैं, तो ये एक तरीके से हमें क्या हो गया, हम 5 यूजर्स को अब सर्व कर पाएंगे एक बार में। तो ये कंप्रेशन का हुआ फायदा। ठीक है, कि कहाँ 25 KB से हम एक सिंगल यूजर भेज पा रहे थे, अभी भी कैपेसिटी उसकी 25 ही KB है, लेकिन अब 5-5 KB सब कोई अगर यूज कर रहा है, तो 5 × 5 यहाँ पर अब इस तरीके से हम 5 यूजर को सर्व कर पाएंगे। तो कंप्रेशन का ये फायदा होता है। ठीक है, और ये कंप्रेशन आएगा इसी तरीके से वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग करके। क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? क्लियर हुआ क्लास? यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। और वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग करने के हम लोगों ने जो मेथड पढ़े हैं वो यही सब पढ़े हैं। पहला तो ये हफमैन एनकोडिंग पढ़ा है हम लोगों ने, और दूसरा ये शैनन फैनो पढ़ा है। ठीक है, और इनमें भी हमने एक चीज देखी थी कि हफमैन के अंदर बाइनरी, टर्शनरी और क्वार्टरनरी ऐसे करके कई थे। तो जैसे जैसे बाइनरी से आगे बढ़ते जाएंगे, बेस 3 की तरफ जाएंगे या बेस 4 की तरफ जाएंगे, तो और अच्छी हमें बहुत ही एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, और ज्यादा हमें 1 के आसपास मिलती जाएगी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था हफमैन या शैनन फैनो एनकोडिंग के टाइम पे? एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू HX/L बार। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एंट्रोपी पर हमारा कोई वो नहीं है, एंट्रोपी मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस पे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस से हम कुछ नहीं कर सकते। हम अगर कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं तो हम ये देख करके नहीं टाइप कर सकते कि हम ए अल्फाबेट को कम यूज करेंगे या ज्यादा यूज करेंगे कि ई को ज्यादा करेंगे। वो तो जो हमें मैसेज भेजना है वो हम भेजेंगे ही भेजेंगे। तो हम सिंबल की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं उसकी लेंथ को। ठीक है, तो एफिशिएंसी को अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक सिर्फ पैरामीटर है हमारे पास जो हम कुछ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो है ये एल बार। और ये एल बार क्या होता है मैं बता दे रही हूँ। एल बार का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी और लेंथ ऑफ जो सिंबल होता है इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में और समेशन कर दो। मतलब अगर 4 सिंबल सपोज जनरेट हो रहे हैं,
तो पहले वाले सिंबल की प्रोबेबिलिटी इनटू पहले वाले सिंबल को हमने कितनी बिट्स असाइन करी हैं, 1 बिट 2 बिट 3 बिट कितनी, उनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस लगाओ दूसरा वाला सिंबल की अगर होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे वाले सिंबल को हमने कितनी बिट असाइन करी है, आपस में मल्टीप्लाई। इस तरीके से करते करते ये जो क्वांटिटी निकल करके आती है पूरी एडिशन के बाद, ये होती है एल बार एवरेज लेंथ। ठीक है, अब होता क्या चीज है कि हम प्रोबेबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसको एल को तो चेंज कर सकते हैं ना। अगर हम एल को कम ज्यादा कर दें तो उस हिसाब से ये एल बार अगर थोड़ा कम हो जाए तो एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो मतलब हम नंबर ऑफ बिट्स जितनी कम असाइन कर पाए, जितनी बस जरूरी हो उतनी अगर हम असाइन कर दें तो हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, टिपिकल सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, मान लो टिपिकल सेट के अंदर सपोज 8 एलिमेंट्स अगर आ रहे हैं तो उन 8 को मैंने क्या बताया, EQ प्रोबेबल है। EQ प्रोबेबल होने का मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सपोज 1/8 है। अब जब सबकी बराबर ही प्रोबेबिलिटी है तो इसका मतलब बराबर इंफॉर्मेशन है सब में, तो हमें इन सब को एक ही लेंथ असाइन करनी पड़ेगी, सेम। वो भले ही हम 4 बिट करें 5 बिट करें जितनी भी करें, लेकिन बराबर नंबर ऑफ बिट्स असाइन करनी पड़ेंगी। ऐसे ही नॉन टिपिकल सेट एक तरफ आता है, इसके अंदर मान लो कुछ 2 या 4 मान लो एलिमेंट्स हैं, तो इन अब देखो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इन सबकी टिपिकल सेट वालों की ज्यादा होगी, तभी इनका एडिशन 1 के बराबर आ रहा है। और जो नॉन टिपिकल सेट वाले हैं इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। एक मिनट, ये चीज गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने। जब कम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है तो बल्कि ज्यादा बिट्स असाइन करनी पड़ेंगी, तो इनको उस तरीके से नंबर ऑफ बिट्स असाइन करेंगे। ठीक है, तो बराबर ये जरूरी नहीं है कि टिपिकल सेट वाले एलिमेंट्स को अगर हम लोग जितनी बिट्स असाइन कर रहे हैं उतनी ही नॉन टिपिकल वाले को करें। क्यों कर देंगे? क्योंकि कर ही नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी ही अलग अलग है। ठीक है, तो यही यहाँ पर अभी हम लोगों को पढ़ना है कि अब कैसे कैसे कितनी कितनी नंबर ऑफ बिट्स दोनों को असाइन करनी है, ताकि मतलब थोड़ा अच्छी कोडिंग टेक्निक बन पाए और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी ना यूज़ हो पाए चैनल की। तो उसी के लिए देखो यहाँ पर एक चीज़ बताया है, मैं बता दे रही हूँ एक चीज़। अभी हम लोगों ने जो थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी टिपिकल सेट वाली, वो थर्ड प्रॉपर्टी ये बता रही थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टिपिकल सेट शुड बी क्या होना चाहिए था, ग्रेटर और इक्वल टू, नहीं लेस देन और इक्वल टू था। वो मैक्सिमम वैल्यू थी शायद, लेस देन और इक्वल टू था 2 to the power n hx प्लस एप्सिलॉन। ये अपर बाउंड था इसका कि इतनी हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो टिपिकल सेट के अंदर है वो इतने हो सकते हैं, इससे कम ही होंगे। ठीक है, हमें मैक्सिमम वाला लेकर के चलना है। अच्छा, अब अगर हमें एक चीज़ बताओ, अगर हमारे पास 4 सिंबल्स हैं, 4 सिंबल्स को अगर हम चारों सिंबल्स बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी के हैं 1/4 1/4, तो हमें मिनिमम कितनी नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी उनको एनकोड करने के लिए, 4 सिंबल्स के लिए? जल्दी से बताओ। 2 बिट्स पड़ेगी ना, 2 बिट्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? 4 सिंबल्स हैं हमारे पास, मान लो सारे बराबर प्रोबेबिलिटी के हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही तो करें 1011 है ना। तो यस मैम। हमें 2 बिट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये 2 बिट्स कहाँ से निकाला हमने नंबर ऑफ सिंबल्स देखा, नंबर ऑफ सिंबल्स का हमने एक तरीके से लॉग ले लिया बेस 2 के साथ में, तभी आ गया 2। तो इसने बता दिया कि हर एक सिंबल को हम कितनी बिट असाइन करें। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? बस टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स का लॉग बेस 2 ले लिया। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, सेम उसी तरीके से यहाँ पर टिपिकल सेट जो है, इस टिपिकल सेट के अंदर भी तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं। ठीक है, इतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। अब इनके लिए भी अगर हमें नंबर ऑफ बिट्स, और सारे के सारे क्या है, EQ प्रोबेबल है, तो हमें सबको बराबर नंबर ऑफ बिट्स असाइन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ बिट्स अब निकालनी है। तो कैसे निकालें, टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या करें, लॉग ले लें। अरे एक मिनट, ये हो गया hx प्लस एप्सिलॉन, थोड़ा मैं टेढ़ा लिख रही हूँ,
ऐसे ही चल रहा है, log 2, ठीक है, बेस 2। अब ये पावर जो है उसको बाहर निकाल लो, तो n hx प्लस एप्सिलॉन, और अंदर यहाँ पर क्या बचा, log 2 बेस 2, ठीक है। अब ये log 2 बेस 2 तो हो गया 1, बचा क्या, केवल NHX प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब टिपिकल सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सब को हमें इतनी नंबर ऑफ बिट्स असाइन करनी है, हर एक एक को। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? क्लास, यस मैम। ठीक है, ये टिपिकल सेट के अंदर आ गई। ऐसे ही नॉन टिपिकल सेट जो है उसके लिए देखो कोई समझना नहीं है, इन्होंने जो बताया है कि नॉन टिपिकल सेट के लिए है n log mod ऑफ ये काई, ठीक है। ये है नंबर ऑफ बिट्स नॉन टिपिकल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके लिए, n log mod ऑफ काई, बस इतना है। अब देखो इतनी नंबर ऑफ बिट्स तो हमने कैलकुलेट करके निकाली टिपिकल और नॉन टिपिकल के लिए। अब इन्होंने क्या करा, एक बिट और जोड़ दी ये कह करके कि जो टिपिकल सेट वाले एलिमेंट्स है ना, मान लो 8 एलिमेंट्स हैं तो हम उनमें से कौन सा एलिमेंट भेज रहे हैं, अब जैसे मान लो 4 सिंबल्स हैं x1 x2 x3 x4, उनमें से हम कौन सा भेज रहे हैं, x4 ही मान लो केवल भेज रहे हैं। तो ऐसे ही टिपिकल सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए क्या करनी पड़ती है कि इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, 0 1 2 3, मतलब पहले वाले सिंबल को इंडेक्स 0 दे दिया, दूसरे वाले को इंडेक्स 1 दे दिया, तीसरे वाले को इंडेक्स ऐसे करके 2 दे दिया। तो इंडेक्सिंग के लिए इन्होंने एक सिंगल बिट यूज और करी, ठीक है। और एक और 0 ये लोग लगाते हैं प्रीफिक्स बिल्कुल शुरू में, या तो वो स्टार्ट बिट की तरह यूज करते होंगे या फिर हो सकता है कि जिस भी पर्पज से, लेकिन था इसमें लिखा हुआ है कि 0 बिट को हम लोग प्रीफिक्स की तरह भी यूज कर रहे हैं। तो एक 0 बिट के लिए बढ़ गया, एक और बिट बढ़ गई, 0 यूज कर रहे हैं तो, और एक इंडेक्सिंग के लिए यूज कर रहे हैं बिट तो वो भी बढ़ गई। तो इस तरीके से टोटल इतनी बिट में 2 और ऐड हो गया। तो इस तरीके से इतनी तो हमने कैलकुलेट ही करके लेकर के आए, प्लस 2 और हो गया। सेम यही चीज नॉन टिपिकल सेट के लिए भी है कि एक बिट इंडेक्सिंग के लिए और एक एक्स्ट्रा बिट जो 0 हम बोल रहे हैं वो उसके लिए प्रीफिक्स, बस उसको कर देंगे प्रीफिक्स लगा की तरह यूज करेंगे। तो 2 बिट्स और ऐड हो गई उतनी बिट्स में। मान लो पहले अगर 4 आ रही थी तो अब बस 6 यूज हो जा रही हैं। तो ये तो निकल करके आ गई नंबर ऑफ बिट्स। अब यहाँ तक आज रहने देते हैं, इतना समझ लिए ना कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी आ गई हैं। अब उसके बाद कल हम लोग ये एवरेज लेंथ का थोड़ा सा डेरिवेशन देखेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। ठीक है क्लास, इतना तो थोड़ा बहुत क्लियर है ना? जी मैम। ठीक है, मैं यस मैम। से वो ले लूँ अटेंडेंस। आज कितनी देती हूँ, आज 1 दिसंबर। 6:45, 1 मिनट, कोई कुछ वो ना करना, माइक वाइक ना ऑन करना। 69 65 68 सिद्धार्थ, तुम बहुत दिनों बाद आए हो क्लास में, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लास में प्रेजेंट रहा करो, तुम्हारी एब्सेंट बहुत है। बहुत कम बच्चे हैं यार, बिल्कुल ही क्लास में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और ये जान लो ये पूरा दिसंबर ऐसे ही चलना है, इवन हो सकता है कुछ जनवरी भी। कितनी अटेंडेंस ड्रॉप हो जाएगी जो नहीं अगर क्लास करेगा, तो समझ लेना भाई। और जो कर रहे हैं वो तो अपना सही है। चलो क्लास फिर एंड करें, मीटिंग। ओके मैम। मैम कल कंबाइंड क्लास होगी क्या? नहीं, अलग अलग भी लेना पड़ेगा। ओके मैम। अरे अब